हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ऑसम स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलते हैं अपनी स्टोरी पर। दीक्षा की मम्मी उसे कार से मेरे घर छोड़ गई। मैं संकोच के कारण उन्हें अंदर आने तक को न कह सकी। अंदर बुलाती तो उन्हें हींग जीरे की दुर्गंध सनी अम्मा से मिलवाना पड़ता। उसकी मम्मी जाते जाते महंगे इत्र की भीनी भीनी खुशबू छोड़ गई थी, जो काफी देर तक मेरे मन को सुगंधित किए रही। मेरे न चाहते हुए भी दीक्षा सीधे रसोई की तरफ चली गई और बोली, रसोई से मसालों की चटपटी सी सुगंध आ रही है। मौसी क्या बना रही हैं? मैंने मन ही मन कहा, सुगंध या दुर्गंध? फिर झेपते हुए बोली, पतौड़े। दीक्षा चहक कर बोली, सच? 3-4 साल पहले दादी माँ के गांव में खाए थे। मैंने दीक्षा को लताड़ा था, पतौड़े भी कोई खास चीज होती है? तेरे घर उस दिन पेस्ट्री खाई थी, कितनी स्वादिष्ट थी, मुंह में घुलती चली गई थी। दीक्षा पतौड़ों की ओर देखती हुई बोली, मम्मी से कुछ भी बनाने को कहो तो बाजार से न जाने कब कब की सड़ी पेस्ट्री उठा लाएंगी, न खट्टे में न ढंग से मिठे में। रसोई की दहलीज पार करते ही जैसे मेरी मम्मी के पैर जलने लगते हैं। कुंदल जो भी बना दे हमारे लिए वही मोहन भोग है। अम्मा ने दही सौंठ डालकर दीक्षा को एक प्लेट में पतौड़े दिए। उसने चटखारे ले लेकर खाने शुरू कर दिए। मैं मन ही मन सोच रही थी, कृष्ण सुदामा के तंबुल खा रहे हैं, वरना दीक्षा के घर तो कितनी ही तरह के बिस्कुट रखे रहते हैं। अम्मा से कुछ बाजार से मंगाने के कहो तो तुरंत घर पर बनाने बैठ जाएंगी। ऊपर से 10 लेक्चर और थोक के भाव बताने लगेंगी। ताजी चीज खाया करो, बाजार में न जाने कैसा कैसा तेल डालते हैं। दीक्षा प्लेट को चाट चाट कर साफ कर रही थी और मैं उसकी मम्मी उसके घर के बारे में सोचे जा रही थी। दीक्षा की मम्मी साड़ी और मैचिंग ब्लाउज में मुस्कुराती हुई कितनी स्मार्ट लगती हैं। यदि ये क्लब चली जाती तो कुंदर लॉन में कुर्सियां लगा देता है और अच्छे अच्छे बिस्कुटों और गुजराती चिवड़े से प्लेटें भर जाता है। अम्मा तो बस कहीं आने जाने में ही साड़ी पहनती है और उसके साथ लाल काले सफ़ेद रूबिया के 3 साधारण ब्लाउजों से काम चला लेती है। प्लेट रखते हुए दीक्षा अम्मा से बोली, मौसी आपने कितने स्वादिष्ट पतौड़े बनाए हैं। दादी ने तो अरवी के पत्ते काट कर पतौड़े बनाए, उनमें वह बात कहाँ जो आप चटपटे पतौड़े में है। मैं और दीक्षा कैरम खेलने लगी। मैंने उससे पूछा, मौसी जी कहाँ गई हैं? दीक्षा ने उदासी से उत्तर दिया, उनका महिला क्लब गरीब बच्चों के लिए चैरिटी शुरू कर रहा है, उसी में गई हैं। मैंने आश्चर्य से चहक कर कहा, सच? मौसी घर के साथ साथ समाज सेवा भी खूब कर लेती हैं। एक मेरी अम्मा है कि कहीं निकलती ही नहीं, हमेशा घर का रोती रहेंगी। कभी कहो कि अम्मा मॉल घुमा लाओ तो पिताजी को साथ भेज देंगी। तुम्हारी मम्मी कितनी टिप टॉप रहती हैं। अम्मा कभी हमारे साथ चलेंगी भी तो यूं ही चल देंगी। दीक्षा, सच तो ये है कि मौसी जी तेरी मम्मी नहीं वरन दादी लगती हैं। मैं मन ही मन अम्मा पर खींची। रसोई से अम्मा की खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। वे मेरे और दीक्षा के लिए मोटे मोटे से 2 प्यालों में चाय ले आईं। दीक्षा उनसे लगभग लिपटते हुए बोली, मौसी आप भी कमाल हैं, बच्चों का कितना ध्यान रखती हैं। आइए आप भी कैरम खेलिए। अम्मा छिपी रुस्तम निकली, एक साथ 2-2 3-3 गोटियां निकाल कर स्ट्राइकर छोड़ती। अचानक उनको जैसे कुछ याद आया। कैरम बीच में ही छोड़कर कहते हुए उठ गई, मुझे मसाले कूट कर रखने हैं, तुम लोग खेलो। अम्मा के जाने के बाद दीक्षा आश्चर्य से बोली, तुम लोग बाजार से पैकेट वाले मसाले नहीं मंगाते? मेरा सिर फिर शर्म से झुक गया। रसोई से इमाम दस्ते की खटखट मेरे हृदय पर हथौड़े चलाने लगी। कई बार मिक्सी के लिए बजट बना, पर हर बार पैसे किसी न किसी काम में आते रहे। अंत में हार कर अम्मा ने मिक्सी के
विचार को मुक्ति दे दी कि इमाम दास्ते और सिलबट्टे से ही काम चल जाएगा। मिक्सी बात बात में खराब होती रहती है, फिर बिजली भी तो झिका झिका कर आती है। ऐसे में मिक्सी रानी तो बस अलमारी में ही सजी रहेंगी। मुझे टेस्ट की तैयारी करनी थी। मैंने उससे पूछा, मौसी जी चैरिटी शो से कब लौटेंगी? मेरे पापा भी तो ऑफिस से आने वाले हैं। दीक्षा ने लंबी सांस लेकर उत्तर दिया, मम्मी का क्या पता कब लौटें, और पापा को तो अपने टूर प्रोग्रामों से ही फुर्सत नहीं रहती। महीनों में 4-5 दिन ही घर पर रहते हैं। अतृप्त मेरे मन में कौंधी। एक अपने पिताजी हैं, कभी टूर पर जाते ही नहीं, बस ऑफिस से आते ही हम भाई बहनों को पढ़ाने बैठ जाएंगे। टूर प्रोग्राम तो टालते ही रहते हैं। दीक्षा के पापा उसके लिए बाज़ार से कितना सामान लाते होंगे। मैंने उत्सुकता से पूछा, सच दीक्षा? फिर तो तेरा सारा सामान भारत के कोने कोने से आता होगा। दीक्षा रोनी सूरत बनाकर बोली, पूरा घर अजायब घर बन गया है, और फिर वहाँ रहता ही कौन है? बस पापा का लाया हुआ सामान ही तो रहता है। घर में मोहल्ले की औरतें व्यंग से मम्मी को नगर नाइन कहती हैं। उन्हें समाज कल्याण से फुर्सत ही नहीं रहती। होमवर्क तक समझाने को तरस जाती हूँ मैं। मम्मी आती हैं तो सर पर कसकर रुमाल बांधकर सो जाती हैं। पहली बार दीक्षा के प्रति मेरे हृदय की ईर्ष्या कुछ कम हुई। उसकी जगह दया ने ले ली। बेचारी दीक्षा, तभी तो इसे स्कूल में अक्सर सज़ा मिलती है। इसका मतलब अभी यह जमेगी हमारे घर। अम्मा ने रसोई से आकर प्यार से कहा, चलो दीक्षा सीमा, कल के लिए कुछ पढ़ लो। ये आएंगे तो सब साथ साथ खाना खा लेना, उसके बाद उनसे पढ़ लेना। कल तुम लोगों के 2-2 टेस्ट हैं बेटे। दीक्षा ने अम्मा की ओर देखा और मेरे साथ ही इतिहास के टेस्ट की तैयारी करने लगी। उसे कुछ भी तो याद नहीं था। उसकी रोनी सूरत देखकर अम्मा उसे पाठ याद कराने लगी। जैसे जैसे वह उसे सरल कर करके याद करवाती जा रही थी, उसके चेहरे की चमक लौटती जा रही थी। आत्मविश्वास उसके चेहरे पर झलकने लगा था। पिताजी ऑफिस से आए तो हम सब के साथ खाना खाकर उन्होंने मुझे तथा दीक्षा को गणित के टेस्ट की तैयारी के लिए बैठा दिया। दीक्षा को पहाड़े भी ढंग से याद नहीं थे। जोड़ जोड़ कर पहाड़े वाले सवाल कर रही थी। तभी दीक्षा की मम्मी कार लेकर उसे लेने आ गई। अम्मा संकुचाई सी बोली, दीक्षा को मैंने ज़बरदस्ती खाना खिला दिया है। जो कुछ भी बना है आप भी खा लीजिए। थोड़ी नानुकुर के बाद दीक्षा की मम्मी ने हमारे उल्टे सीधे बर्तनों में खाना खा लिया। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। स्टूल और कुर्सी से डाइनिंग टेबल का काम लिया। ना सॉस ना सलाद। सोचा अम्मा को भी क्या सूझी। हाँ, उन्होंने उड़द की दाल के पापड़ घर पर बनाए थे। अचानक ध्यान आया तो मैंने खाने के लिए उन्हें भून दिया। दीक्षा की मम्मी ने भी दीक्षा की ही तरह हमारे घर का खाना चटखारे ले लेकर खाया। फिर माँ बेटी चली गईं। अब अक्सर दीक्षा की मम्मी उसे हमारे घर कार से छोड़ जाती और रात को ले जाती। समाज कल्याण के कार्यों में वे पहले से भी अधिक उलझती जा रही थी। शुरू में दीक्षा को संकोच हुआ, पर धीरे धीरे हम भाई बहनों के बीच उसका संकोच कच्चे रंग सा धुल गया। पिताजी ऑफिस से आकर हम सबके साथ उसे भी पढ़ाते और गलती होने पर उसकी खूब खबर लेते। मैंने दीक्षा से पूछा, पिताजी तुम्हें डांटते हैं तो कितना बुरा लगता होगा? उन्हें तुझे डांटना नहीं चाहिए। दीक्षा मुस्कुराई, धत पगली, मुझे अच्छा लगता है। मेरे लिए उनके पास वक्त है। दवाई भी तो कड़वी होती है, पर वह हमें ठीक भी करती है। मेरे मम्मी पापा के पास तो मुझे डांटने के लिए भी समय नहीं है। मुझे दीक्षा की बुद्धि पर तरस आने लगा। अपने मम्मी पापा की तुलना मेरे मम्मी पापा से कर रही है। मेरे पिताजी कलर और उसके पापा बहुत बड़े ऑफिसर।
उसकी मम्मी कई समाज सेवी संस्थाओं की सदस्य, मेरी अम्मा घर घुस्सू, उसके पापा क्लबों टूरों में समय बिताने वाले, मेरे पापा ट्यूशन का पैसा बचाने में माहिर, उसकी मम्मी सुंदरता का पर्याप्त, मेरी अम्मा को आईना देखने तक की भी फुर्सत मुश्किल से ही मिल पाती है। अचानक दीक्षा 1 और 2 जनवरी को विद्यालय नहीं आई। यदि वह 3 जनवरी को भी नहीं आती तो उसका नाम कट जाता, इसलिए मैं 3 जनवरी को विद्यालय जाने से पूर्व उसके घर जा पहुंची। काफ़ी देर घंटी बजाने के बाद दरवाज़ा खुला। मैं आश्चर्यचकित हो दीक्षा को देखे चली जा रही थी। वह एकदम मुरझाए हुए फूल जैसी लग रही थी। मैंने उसे मीठी डांट पिलाते हुए कहा, दीक्षा तू बीमार है, मुझे मैसेज तो कर देती। वो फीकी सी हंसी के साथ बोली, मम्मी पास के गांव में बच्चों को पोलियो की दवाई पिलवाने चली जाती है। और कुंदन? मैंने पूछा। 4-5 दिनों से गांव गया हुआ है, उसकी बेटी बीमार है। पहली बार मेरे मन में दीक्षा की मम्मी के लिए रोष की तीव्र स्वर उभरे। और तू जो बीमार है तो तेरे लिए मौसी जी का समाज सेविका वाला रूप क्यों धुंधला जाता है? चैरिटी घर से ही शुरू होती है। यह कहकर मैंने उसको बिस्तर पर बिठाया। दीक्षा ने बात पूरी की, पर घर की चैरिटी से मम्मी को प्रशंसा के पदक और प्रमाण पत्र तो नहीं मिलते। गवर्नर उन्हें भारी सभा में कल्याणी की उपाधि तो नहीं प्रदान करता। शोकेस में सजे मौसी को मिले चमचमाते पदक जो मुझे सदैव आकर्षित करते थे, तब बेहद फीके से लगे। अचानक मुझे पिछली गर्मी में खुद को हुए मलेरिया के बुखार का ध्यान आ गया। बोली, दीक्षा मुझे कहलवा दिया होता, मैं ही तेरे पास बैठी रहती। मुझे जब मलेरिया हुआ था तो मैं अम्मा को अपने पास से उठने तक नहीं देती थी। बस मेरी आंख जरा लगती थी, तभी वे झटपट रसोई में उठकर कुछ बना आती थी। दीक्षा के सिरहाने बिस्कुट का पैकेट तथा थर्मस में गर्म पानी रखा हुआ था। मैंने उसे चाय बनाकर दी, फिर स्कूल जाकर अपनी और दीक्षा की छुट्टी का प्रार्थना पत्र दे आई। लौटते हुए अम्मा को सब बताती भी आई। पूरा दिन मैं दीक्षा के पास बैठी रही। थर्मस का पानी खत्म हो चुका था। मैंने थर्मस गर्म पानी से भर दिया। दीक्षा का मन लगने के लिए उसके साथ वीडियो गेम खेलती रही। शाम को मौसी जी लौटी। उनकी सुंदरता जो मुझे सदैव आकर्षित करती थी, कहीं गहन वन की कंदरा में छिप गई थी। बालों में चांदी के तार चमक रहे थे, मुंह पर झुर्रियों की सिलवटें पड़ी थी। उनमें सुंदरता मुझे लाख ढूंढने पर भी ना मिली। वे आते ही झल्लाई, यह पार्लर भी न जाने कब खुलेगा। रोज सुबह शाम चक्कर काटती हूँ। आजकल मुझे न जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कोई पहचान ही नहीं पाता। यदि पार्लर भी कल न खुला तो मैं घर पर ही बैठी रहूँगी। इस हाल में बाहर जाते हुए मुझे शर्म आती है। सभी आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं कि कहीं मैं बीमार तो नहीं। मैंने चैन की सांस ली कि चलो मौसी कल से दीक्षा के पास पार्लर न खुलने की ही मजबूरी में रहेंगी। उनकी सुंदरता ब्यूटी पार्लर की देन है। क्रीम की न जाने कितनी परतें चढ़ाती होंगी। मन ही मन मेरा स्वर विद्रोही हो उठा। मौसी तब भी आपको अपनी बीमार बेटी का ध्यान नहीं आता? कुंदन ब्यूटी पार्लर सभी को बारी बारी से बीमार दीक्षा की ओर संकेत करते हैं। आपने तो यह भी ध्यान नहीं दिया कि स्कूल में 3 दिनों की अनुपस्थिति में दीक्षा का नाम कटते कटते रह गया। ओह, मेरी अम्मा कितनी अच्छी है। उनके बिना मैं घर की कल्पना ही नहीं कर सकती। वे हमारे घर की धुरी हैं जो पूरे घर को चलाती हैं। आपसे ज़्यादा तो कुंदन आपके घर को चलाने वाला सदस्य है। मेरी अम्मा की तो जो भी शक्ल सूरत है वह उनकी अपनी है, किसी ब्यूटी पार्लर से उधार में मांगी हुई नहीं। यदि आपका ब्यूटी पार्लर 4 दिन भी न खुले तो आपकी सुंदरता दम तोड़ देती है। अम्मा ने 2 कमरों के मकान को घर बनाया हुआ है, जबकि आपका लंबा चौड़ा बंगला बस शानदार मगर सुनसान स्मारक सा लगता है। मौसी,
आप कितनी स्वार्थी हैं कि अपने बच्चों को अपना समय नहीं दे सकती, जबकि हमारी अम्मा का हर पल हमारा है। मेरा मन भटकते पंछी सा अपने चीड़ में माँ के पास जाने को व्याकुल हो गया। तो फ्रेंड, ये आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर आप अपनी मम्मी को प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।